हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कॉस्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, और आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल से शुरू करूँगा। ये वो एग्जांपल है जो विच इज़ रिलेटेड टू यू पीपल, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज़ रिलेटेड टू यू पीपल। तो वहाँ से हम थोड़ा एक आइडिया जनरेट करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं। सो लेट अस ट्राई दिस वेरी एग्जांपल। देखिए, आप एक स्टूडेंट है, तो अभी आपने एक आपके पास दो ऑप्शंस है। आप एक स्टडी का कोर्स कर सकते हैं, कोई डिग्री कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जॉब ले सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप अब दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। और ऑप्शन ए में आपको डिग्री करनी है, कोई कोर्स करना है, एकेडमिक कोई कोर्स करना है, तो यहाँ पे आपको पैसा खर्च करना है। यू हैव टू पे मनी, यू हैव टू आपको अपनी एनर्जी इसमें लगानी है, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम हेयर, स्पेंड योर एनर्जीज हेयर। ठीक, तो ये एक साइड है हमारा, एक ऑप्शन है हमारा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम ये ना चूज करें, ऑप्शन ए अगर हम चूज ना करें, तो फिर दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो ये है कि हम कोई जॉब ले सकते हैं। सपोजिंग जब हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक जॉब होगा, हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस होगी, हमारे पास टाइम होगा। अगर हम स्टडीज़ ना करें तो कुछ एक्टिविटीज़ और करने की हमारे पास ज़्यादा मोहल्लत होगी, और फिर हम ये जो पैसा यहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज कुछ अवेल कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या किसी और इस्तेमाल के लिए। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन है। देखिए, अगर अब आप जो है ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टडीज़ कोर्स, तो क्या होगा कि आपने तो ये सब कुर्बानियाँ देनी होंगी, तो ये सब इन्वेस्टमेंट आपने करना होगा। बट एट द सेम टाइम जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, वो अब आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि आप जॉब नहीं कर सकते, जॉब एक्सपीरियंस आपकी नहीं होगी, आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, और आप जो है ये पैसा चूँकि आपने यहाँ पे खर्च किया एकेडमिक कोई डिग्री कोर्स करने के लिए, तो आप ये पैसा अपने ऊपर या गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने में, यूटिलाइज करने में खर्च नहीं कर सकते। तो अब देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट ये है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, और दो अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी आपने अवेल की और दूसरी आपने छोड़ दी। अब जो आपने अवेल की उसके मुकाबले में दूसरे की आपको जो है वो कुर्बानी देनी होगी, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन इख्तियार करते हैं तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन कुर्बान करके ही ये ऑप्शन जो है आप अवेल कर सकते हैं। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं कि ऑप्शन ए के लिए ऑप्शन बी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि ये जो आप फोरगो कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, ये कॉस्ट बनता है किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए। फिर मैं कहूंगा कि ऑप्शन ए अवेल करने के लिए आपको ऑप्शन बी की कुर्बानी देनी होगी, और ऑप्शन बी जो हमारा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये वो अपॉर्चुनिटी फोरगो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम, जिसकी बदौलत हम यानी कि कोई और अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ए अवेल कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज का है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए ऑप्शन का है, और वो कौन सी चीज है जो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्शन बी है। अब देखिए, बुनियादी तौर पर क्या हमें करना होता है कि हम अगर इस सब का एक मनी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यूएशन करेंगे, और मॉनेटरी टर्म्स में ये देखेंगे कि भाई इसका कितना बनता है, अगर 3 साल में कोर्स करता हूं तो इसका कितना बनेगा जॉब का, और फिर जॉब एक्सपीरियंस,
वो कितना, अगर उसका हम मनी वैल्यू निकालेंगे वो कितना निकलेगा। एक्टिविटीज़ जो हम करेंगे उसका अगर कोई हम हिसाब लगाएंगे कि इन टर्म्स ऑफ मनी ये कितना बनता है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अवेल करते, तो गुड्स एंड सर्विसेज तो बहरहाल यहाँ मनी है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वो तो स्ट्रेट अवे तय हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मनी जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ये ऑप्शन जो है ये फोरगो कर रहे हैं, और इनका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, इनका जो है एक मनी वैल्यू होगा। तो वो मनी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जो ये अमाउंट अब बनेगा टोटल में, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। ये ऑप्शन इसका इंतखाब करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए। अभी हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ये समझाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं, और बाद में इसको डिफाइन भी हम करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेगुलर एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका ताल्लुक कंज्यूमर के साथ है, प्रोड्यूसर के साथ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ यूजुअली रिलेटेड विद अ कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर, पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनको हम यहाँ पे इन्वॉल्व करके ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं। देखिए, हमारे पास कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, तो दोनों जो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, उनको तो डिसीजन करने पड़ते हैं, उनको चॉइस करनी पड़ती है। अब उनको डिसीजन किस बारे में करना पड़ता है, चॉइस किस बारे में करनी पड़ती है? जाहिर सी बात है कि वो अपना पैसा जो है वो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स में खर्च कर सकते हैं, यानी कि उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर आप तो डिफरेंट चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आप सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, आप फिर कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह प्रोड्यूसर जो है उसके पास पैसा होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ें इससे बना सकता है, ही कैन चूज बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एक प्रोडक्ट की चॉइस लास्ट में करता है। तो यहाँ पे हम तसव्वुर करते हैं कि जो अल्टरनेटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़, अल्टरनेटिव्स या अपॉर्चुनिटीज जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के सामने हैं, वो दे आर पांच है। एक है, उनका नाम हम ऐसे लिखते हैं ABCD&E। सो वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस, ये प्रोड्यूसर के लिए भी है, ये कंज्यूमर के लिए भी है, और ऐसी ही सिचुएशन होती है। तो अब क्या होता है कि अब ये 5 जो ऑप्शंस है, इनमें से प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को एक सिलेक्ट करना होगा। प्रोड्यूसर अपनी जगह से, कंज्यूमर अपनी जगह से फ्री है चॉइस करने के लिए, लेकिन चॉइस उनको यूजुअली एक ही करनी होगी। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो 5 ऑप्शंस है ABCDE, तो इसमें से जो चॉइस होती है ऑन पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर या कंज्यूमर या दोनों की तरफ से, सपोजिंग ये B है, B ऑप्शन, तो इसका मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी चूज हुई, यानी चूजन अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी वो कौन सी है, दैट इज बी। और जो फॉरगॉन है अपॉर्चुनिटी या अल्टरनेटिव, फॉरगॉन मतलब जिसको छोड़ देते हैं, जिसका ये यूज नहीं करते, इट इज ACD&E, राइट। तो ये 4 है, बाकी 4 तो इन्होंने छोड़ दिए, उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो हम कहेंगे कि दीज आर चूजन अल्टरनेटिव्स, बी इज चूजन अल्टरनेटिव, एंड देन ACDE जो है ये फॉरगॉन अल्टरनेटिव्स है, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, राइट। अब किसका इंतखाब हुआ, बी का इंतखाब हुआ, और ये 4 जो है बाकी के, उनका इंतखाब नहीं हुआ, उनको सिलेक्ट नहीं किया एक प्रोड्यूसर ने या एक कंज्यूमर ने। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर हमें क्या करना होता है, हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए अपार्ट फ्रॉम जिसका चॉइस हुआ, हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स रह गए। तो हमारे पास है ACD और E, हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। अब देखिए, इन 4 में से कोई अल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन जो है उसका ज़्यादा जो है वैल्यू होगा, किसी ऑप्शन का कम वैल्यू होगा, यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है उसकी असेसमेंट में इनका एक ही वैल्यू यूजुअली नहीं होगा, इनके डिफरेंट वैल्यूज होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो फॉरगॉन ऑप्शंस में सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है, सपोजिंग इट इज़ D, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे डी को मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स में यहाँ पे रखता हूँ। तो ये चोजन अल्टरनेटिव है या ऑप्शन है, और ये बेस्ट ऑफ द रिमेनिंग और फॉरगॉन ये जो ऑप्शंस है या अल्टरनेटिव्स है, ये डी वाला वो है। अब देखिए बेस्ट कौन सा है, डी वाला। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
फॉर बी, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बी इज विच ऑप्शन इज डी, यानी कि डी का वैल्यू जो है यही बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इन ऑप्शंस में सबसे बढ़िया ऑप्शन था डी। जब कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ने बी को सिलेक्ट किया तो इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ डी। उसके पास दूसरा एक ऑप्शन था जो इमीडिएटली वो अवेल कर सकता था, लेकिन उसने वो अवेल नहीं किया, उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो ही चोज बी पर्टिकुलरली एट द कॉस्ट ऑफ डी, पर्टिकुलरली एट द कॉस्ट ऑफ डी। खास तौर पर डी उसके पास अवेलेबल था, जो बी से तो कम था लेकिन बाकी सब ऑप्शन से बेहतर था, इसलिए डी उसके पास अवेलेबल था, लेकिन उसने डी को चूज नहीं किया। सो ही चूज बी एट द कॉस्ट ऑफ डी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि डी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी, यानी कि बी जब सिलेक्ट हुआ तो एक बेहतरीन और सबसे बढ़िया जो सेकंड अल्टरनेटिव था कंज्यूमर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए वो डी वाला था, तो ये इसने जो है सिलेक्ट नहीं किया। तो ही चोज बी एट द कॉस्ट ऑफ डी, ही चोज बी एट द कॉस्ट ऑफ डी, डी वाला ऑप्शन जो है इसने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। अब हमारे पास तो चार अल्टरनेटिव्स थे अपार्ट फ्रॉम बी जिसको सिलेक्ट किया गया। अगर हम ये सोचें कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें हम इन चार को प्लस करते हैं इनके वैल्यूज को, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का हम लेते हैं जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट हो, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है डी, तो इसी को हम कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बुनियादी तौर पर हम बी का तो कोई जाहिर सी बात है कोई वैल्यू होगा, इसी तरह डी का कोई वैल्यू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू होगा, पैसे के हिसाब से इसको हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो हम उस अमाउंट को कहेंगे फिर कि दैट अमाउंट द वैल्यू ऑफ डी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बी। बी को हमने सिलेक्ट किया, बी को हमने चूज किया एट द कॉस्ट ऑफ डी। तो ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अभी भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें दिखता है, लगता है, तो वो हम क्लियर करेंगे जब हम अब डेफिनेशन इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक अ फ्यू डेफिनेशंस और यहाँ पे देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है बुक। आइए हम डिफाइन करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। मैंने एक अच्छी बुक से इसकी डेफिनेशन ली है और इट इज़ वेरी इजी टू कॉम्प्रहेंड, टू अंडरस्टैंड। तो हम इस डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो मैंने इसको 4 लाइन्स में डिलिबरेटली लिखा ताकि ये जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और वो हम अच्छे से समझे। देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो पहले है द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये वैल्यू है बुनियादी तौर पर जो आप किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू आप निकालते हैं, तो बुनियादी फोकस वैल्यू पे होगा। बजाते खुद प्रोडक्ट जो है शायद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी कैलकुलेट इट इज वैल्यू इन मनी टर्म्स। ओके, सो वी से द वैल्यू ऑफ किस चीज का वैल्यू, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, आपने एक अल्टरनेटिव को चुन लिया, अब अल्टरनेटिव्स और भी बाकी है, उनमें से जो आपने सिलेक्ट किया उसके अलावा सबसे बेहतरीन जो अल्टरनेटिव होगा, सो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन, जिसका आपने यूज नहीं किया, जो आपने सिलेक्ट नहीं किया। सो द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है किस चीज का, उस अल्टरनेटिव का जो आपने छोड़ दिया, जो आपने यूज नहीं किया, लेकिन द अल्टरनेटिव इज द नेक्स्ट बेस्ट, जो आपने सिलेक्ट किया उसके बाद ये सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव है, दैट इज फॉरगॉन, जो आपने सिलेक्ट नहीं किया। व्हेन अनदर अल्टरनेटिव इज चूजन, क्योंकि आपने जो है एक अल्टरनेटिव पहले ही चूज किया है, उसको आपने पहले ही सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ से अच्छे से ये बात समझ आती है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम सिंपली ये देखेंगे कि हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, कोई अल्टरनेटिव कोई सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव हमारे सामने होगा, हमने
हमने उसका वैल्यू निकालना है और वही वैल्यू जो है वो हमारे चॉइस जो हमने की, जो अल्टरनेटिव हमने मुंतखब किया, वो उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चीज़ सिलेक्ट की वो हमने सिलेक्ट की एट द कॉस्ट ऑफ दैट वेरी थिंग, जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बनता है। तो मैं और एक डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करूँगा थोड़ा ब्रीफली। ये हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और शायद इससे फ़ायदा हो जाए हम सब साथियों का। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे इन्होंने फिजिकल सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी पे फोकस किया है कि जो अमाउंट है बाकी गुड्स और सर्विसेज की विच कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड इन अ स्टेट ऑफ एनी गुड, जो हमने हासिल की होती अगर हमने एक ऑप्शन को पहले ही सिलेक्ट ना किया होता। इफ इट हैड नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, अगर हमने जो ऑप्शन हमने यूज किया, जिसको हमने प्रोड्यूस किया, अगर हमने वो प्रोड्यूस नहीं किया होता, द रिसोर्सेज यूज्ड इन मेकिंग इट कुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जो हमने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए एक पर्टिकुलर ऑप्शन को बनाने के लिए, वो तो हमने दूसरे ऑप्शन को बनाने के लिए फिर इस्तेमाल किए होते या सर्विसेज। तो इफ इट हैड नॉट बीन बॉट, अगर हमने कोई चीज़ ना खरीदी होती, देखो एक तो ये है कि जो प्रोड्यूसर जो है वो सिलेक्ट करता है कोई एक चीज़, तो वो रिसोर्सेज उसी पे खर्च करता है, बाकी चीज़ों पे रिसोर्सेज नहीं खर्च करता, लेकिन इट वाज पॉसिबल कि वो बाकी चीज़ें भी खरीद सकता था उस पैसे से, उस अमाउंट से जिससे उसने पहली वाली चीज़ खरीदी। तो वो जो चीज़ें इसको मिलती, उनकी क्वांटिटी चाहे गुड्स और सर्विसेज हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है इस प्रोडक्ट की जिसका इसने इंतखाब किया, जिसको इसने सिलेक्ट किया। इफ इट हैड नॉट बीन बॉट द मनी स्पेंट ऑन इट कुड हैव बीन यूज्ड टू बाय द अदर गुड्स, अगर पैसा इस पे खर्च नहीं होता फिर हम दूसरी चीजें खरीदते। अब कितनी हम खरीद सकते थे goods and services, that becomes the opportunity cost for the thing which we have actually bought। ठीक है, तो वो तो हमने खरीदे नहीं लेकिन खरीद सकते थे, कितना हमें मिलता उनकी क्वांटिटी, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है किसका, जो चीज़ हमने खरीदी, जिसका हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है और एक एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स डू दैट। यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये समझाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सपोजिंग आपकी एक फर्म है, आप एक मैनेजर भी है और फर्म आपकी ही है, आप ही इसको चला रहे हैं, राइट। तो अब आपका इस फर्म को चलाना, इसका कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप फर्म चला रहे हैं लेकिन आपका एक फर्म चलाना, इसका कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि जो अगर आप फर्म ना चलाते, नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होता, अगर जो उसका वैल्यू है वही आपके लिए फिर आपके फर्म चलाने के का जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। तो ये ओनर है, मैनेजर है, इसके पास सपोजिंग आपके पास 3 जॉब ऑफर्स मिलती है। 1 साल का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि अगर आप हमारी फर्म पे काम करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। तो इन स्टेट आप वहां नहीं जा रहे हैं लेकिन आप अपनी फर्म पे काम करते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि आपका अपनी फर्म पे काम करना, इसका कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना कि आपने कौन सी सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अब देखिए, आपके पास 3 जॉब ऑफर्स है। एक जॉब ऑफर आपको बताती है कि जी हम आपको 5 लाख रुपीज देंगे पर ईयर, दूसरा आपको कहता है कि 5.7 लाख रुपीस आपको देंगे पर ईयर, और तीसरा आपको बताता है कि आपको देंगे 6 लाख रुपीस पर ईयर। ओके, ये भी आपको 1 साल चलाना है और ये भी आपको जो है 1 साल चलाना है। तो 1 ईयर का हम ड्यूरेशन फिलहाल कंसिडर करते हैं। अब देखिए, इन 3 ऑप्शंस में सबसे बेस्ट 3 काम तो आप इकट्ठे नहीं कर सकते, यू हैव टू चूज ईदर ऑफ देम। आप तो एक ही जगह जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जगह जहां आप जा सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जहां पे आपको 6 लाख की ईयरली सैलरी मिलती है, राइट। तो लेकिन आप तो वहां भी नहीं गए, आपने तो अपना काम किया, अपनी फर्म जो है उसी को आपने मैनेज किया। इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट करने के लिए, ये जॉब करने के लिए, ये काम करने के लिए जो आप अपॉर्चुनिटी जो है छोड़ रहे हैं, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दैट ऑफ 6 लाख रुपीस जो आपको ऑफर हुई है। तो इस जॉब को
इस फर्म को मैनेज करने के लिए जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है दैट इज 6 लाख रुपीज, द अल्टरनेटिव दैट यू हैव फॉरगॉन, द अल्टरनेटिव दैट यू हैव नॉट सिलेक्टेड। ओके, आप सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, यही सबसे बेहतरीन है। अब इन तीन को हम जमा करके ये नहीं बताएंगे कि इतना मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस काम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। इन तीन में से सिर्फ एक यानी सबसे बेहतरीन ऑप्शन को हमने फोकस करना होगा। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे कैसे दिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज दैट इट शोज अस द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप, मेरा जो पहला लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे ही है और उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। यहाँ पे ब्रीफली मैं उसको जो है यहाँ पे दोहराता हूँ ताकि ये बात अगेन एक रिवीजन इसका हो जाएगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे दिखाते हैं। देखिए, सिंपल बात ये है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। इसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में हम दो चीज़ें बनाते हैं, एक्स एक, दूसरा है वाई। ओके, क्योंकि हमारे पास ग्राफ टू डायमेंशनल है इसलिए हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकते, इसलिए हम अस्यूम करते हैं कि दो चीज़ें बनती हैं इकोनॉमी में, एक एक्स बनता है और एक वाई प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी या कोई भी पॉइंट इस बाउंड्री पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसी बाउंड्री को हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें बताता है कि आप मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए पे देखेंगे तो यहां पे आप x1 बना सकेंगे और y3 बना सकेंगे। अगर आप बी पे आएंगे तो x2 और यहां पे y2, और अगर आप सी पे जाएंगे तो x3 और यहां पे y1 बना सकेंगे। तो आप डिफरेंट चॉइसेस, अब चॉइस आपको करना है कि कहां पे आप जो है सिलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्शन हो। फॉर एग्जांपल, आपने पहले किया था चॉइस कि हम ए पे प्रोडक्शन करेंगे, सारे पॉइंट्स पे आप नहीं बना सकते, एक ही पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। अब आपने ए वाला पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया तो आपका जो एक्स का प्रोडक्शन है वो है x1 और y का जो प्रोडक्शन है वो है y3। तो हम यूं कह सकते हैं कि आप x कम बना रहे हैं, आप y ज्यादा बना रहे हैं। अब आपने ये सोचा कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि आप चाहते हैं कि हम x की प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे कि हम वी विल मूव फ्रॉम a टू b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x1 से x2 पे आ रहे हैं, राइट। x1 से x2 पे यानी कि x में हमने इजाफा किया, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर मूविंग फ्रॉम y3 टू y2 यानी कि हम y में जो है हम कमी कर रहे हैं, x में इजाफा कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने जाननी होती है वो आप वहाँ मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ से यहाँ तक इजाफा, यहाँ से यहाँ तक कमी। अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, आपने x1 से x2 तक जो है x का आउटपुट इंक्रीज किया, बट इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ y, क्योंकि y तो आपको रिड्यूस करना पड़ा। तो इतना अमाउंट x बढ़ाने के लिए आपने इतना अमाउंट जो है y को कम किया, तो इतने अमाउंट x के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है वो कितना है, दैट इज दिस मच, फ्रॉम y3 टू y2। तो इसी तरह अगर आप B से C पे जाएंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि अभी आप X में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन अब Y में जो कमी हो रही है वो पहले से भी ज्यादा है। जितना आप राइट साइड में जाएंगे आपको ज्यादा Y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर पर यूनिट ऑफ x हासिल करने के लिए। सो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। द ओनली थिंग आई वांटेड टू एम्फसाइज हियर इज कि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे भी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिखा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपने x को इंक्रीज करना है, y रिड्यूस हो जाएगा। जितना x आपने इंक्रीज किया उतने x के लिए वो अमाउंट ऑफ y अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है जो आपने कम किया, क्योंकि यू प्रोड्यूस्ड x एट द कॉस्ट ऑफ y। y की कुर्बानी देके आपने जो है x में इजाफा किया। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर x, द अमाउंट दैट यू सैक्रिफाइस्ड ऑफ y। यहाँ पे एक अहम चीज जो हमने याद रखनी है, जो हमने जाननी है और जिसके बारे में आप
आपको शायद एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस चीज़ पे, वो ये है कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और किस कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट जो है वो हमने डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे मैं बस ये दोहराता हूँ कि कौन से कॉस्ट इंक्लूड करने हैं, कौन से कॉस्ट एक्सक्लूड करने हैं। तो देखिए, इंक्लूड जो आप कॉस्ट्स करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, यानी कि एक चीज तो आपने सेक्रीफाइस की, अब उस सेक्रीफाइस्ड आइटम का कौन कौन सा कॉस्ट आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, उसके दोनों कॉस्ट्स यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स और इम्प्लिसिट कॉस्ट्स जो है वो आप इंक्लूड करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स थे वो इसी बात पे थे कि ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या पेयर्स ऑफ कॉस्ट्स है, उनके कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स है उन पे हमने डिस्कशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखे होंगे, सुने होंगे, अगर नहीं तो वहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। और फाइनली एक्सक्लूड हम करते हैं संक कॉस्ट्स को। संक कॉस्ट का कंसेप्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूं कि संक कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स है जो आपने इनकर किए, अब वो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि आपने मशीनरी इंस्टॉल की, अब अगर आप चाहें कि हम अपना प्रपोजल तब्दील करेंगे लेकिन कॉस्ट आपने बियर किया हुआ है, वो आपने पहले एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। इट हैज बीन डन एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, तो ये जो संक कॉस्ट है इनको हम एक्सक्लूड करते हैं और इंक्लूड करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट्स है। और इन दो को, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इन दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं, कलेक्टिवली कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट्स। सो ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट्स आर part of opportunity cost, and what is excluded from opportunity cost is sunk। जो फाइनल पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मुतल्लिक वो ये है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट इन द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, और इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, उसका वैल्यू कितना बनता है इसके मुकाबले में जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो पहली चीज़ जो फंक्शन बनती है, जो सिग्निफिकेंस बनती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, वो ये है कि ये डिटरमाइन करता है रिलेटिव प्राइसेस। ये डिटरमाइन करता है रिलेटिव प्राइसेस। एक फैक्टर को जो है या पैसे को हम डिफरेंट ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी अगर एक यूज़ में ये 10 यूनिट्स बनाता है और दूसरे यूज़ में ये 20 यूनिट्स बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 यूनिट्स इन 20 यूनिट्स के बराबर हैं, उनका प्राइस इसी तरीके से तय होगा। अगर इन 10 यूनिट्स का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, उन 20 यूनिट्स का प्राइस भी 100 रुपीज़ ही होना चाहिए, इसके आसपास ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पर यूनिट प्राइस जो है वो 10 होगा और वहाँ पे पर यूनिट प्राइस जो होगा वो 5 होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के कितना बन रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक फैक्टर जो है, तो हमारे जो रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स के प्राइसेस जो है वो इसी तरीके से डिटरमाइन होते हैं। एक सिंपल सादा सी बात है कि अगर आप लेबर एम्प्लॉय करेंगे दो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, तो लेबर आपको फॉर एग्जांपल चार्ज करेगा 1000 रुपी या 500 रुपीज़ पर डे। तो अब आपने 500 पे किया, अब कितना आगे बन रहा है वो तो इसी 500 से बन रहा है। अब अगर कहीं पे ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि पर यूनिट उसके कॉस्ट्स कम है, और अगर कहीं पे कम बन रहा है तो इसका मतलब ये कि पर यूनिट कॉस्ट्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो ये कि ये मुख्तलिफ चीज़ों के जो रिलेटिव प्राइसेस है। रिलेटिव प्राइस का मतलब ये है कि एक का प्राइस दूसरे के मुकाबले में, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स इन कंपैरिजन टू प्राइस ऑफ वाई, तो ये वो तय करता है जब ये फैक्टर प्राइसेस को जो है जब हम फैक्टर प्राइसेस पे फोकस करते हैं तो इट हैपन्स कि डिटरमाइन हो जाता है रिलेटिव प्राइसेस, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस अल्टरनेटिव में कितना कॉस्ट आया, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स का प्राइस भी उसी तरीके से तय होता है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। जो एक
मुख्तलिफ जो हम काम करते हैं या कंट्रीब्यूशन जो होता है, चाहे लेबर को हो चाहे कैपिटल वगैरह का हो, तो उसका रेट कितना तय होगा, ये डिटरमाइन करता है कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बनता है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होता होगा, यानी कि अभी आप इसको 100,000 रुपया देंगे किसी फैक्टर को, लेकिन उसको 1500 मिलते हैं बाहर, तो जाहिर सी बात है कि आपका 1000 जो है वो कबूल नहीं करेगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये तय करता है कि आप एक पर्टिकुलर फैक्टर की जो पेमेंट है वो पर यूनिट जो है पेमेंट वो कितनी करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन जो है वो भी तय होता है किससे, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन, देखिए अगर आप अभी एक जो है फैक्टर को किसी काम में लगाएंगे और उस फैक्टर का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल पॉसिबल है दूसरे काम में, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको वहाँ से निकाल के दूसरे प्रोडक्ट बनाने में, दूसरे काम में, दूसरे एंटरप्राइज में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। आप डिलिबरेटली ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इधर 1000 रुपया आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया आपको मिलता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करने से, और दूसरा ऑप्शन जो आप छोड़ रहे हैं वहाँ पे 1500 मिलते हैं, तो आप ऐसा ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिफरेंट ऑप्शंस के दरमियान जो वैल्यू में डिफरेंस है या वैल्यू का जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो डिटरमाइन करता है कि एक फैक्टर को कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाए। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिटरमाइन करता है कि जो एफिशिएंसी, जो एलोकेटिव एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हम एलोकेट करेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एफिशिएंसी का जो मेयार है उसकी वजह जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंश्योर करता है कि द डिफरेंट फैक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं, जो इनपुट्स हमारे पास हो, रिसोर्सेज हमारे हो, वो एफिशिएंटली यूज़ हों। और लास्ट में मैं ये बता दूं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है, देखिए ये कंसेप्ट जो है ये वाइड स्प्रेड इसका यूज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जेब में 1000 रुपये है, तो आप तो इसको वहाँ पे खर्च करोगे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ओके, सो यू आर इवेलुएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट ऑप्शन जो है आप इवेलुएट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह एक जो इन्वेस्टर है वो भी ये देखता है कि किस कंपनी में अपना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं, और वो भी डिफरेंट ऑप्शंस के दरमियान जो है कंपैरिजन करता है, मुकाबला करता है, तब जाके वो इन्वेस्ट करता है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें शेयर मार्केट, फाइनेंस में काफ़ी, या अपने घरों में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, यानी कि हम ऑप्शंस के दरमियान जो है मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इवैल्यूएट उनको करते हैं, तो देन वी सिलेक्ट द बेस्ट एंड वी आल्सो कीप इन माइंड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, तो अकॉर्डिंगली हम अपना सिलेक्शन करते हैं। सो देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट जो है इसकी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है, जो हम अपनी ज़ाती, निजी और आम जिंदगी में भी करते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। होप कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है ये आपने अच्छे से समझा होगा, और if you have any queries about this, do ask me on my YouTube channel comment section में, that will be my pleasure. Do subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.